हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तां हमारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपीएससी में हिंदी में परचम लहराने वाले छात्रों के साथ। जी हाँ, संघ लोक सेवा का सफर है निर्माण। हिंदी भाषा की महत्ता गहन और हिंदी हमारी शान। यहाँ हिंदी में है टॉपरों की पंक्तियां, उच्चतम विचारों की है अभिव्यक्ति। यहाँ विचारों के सौंदर्य को उजागर करती है हिंदी की पंक्तियां। संघ लोक सेवा में छात्रों को देती है महत्वपूर्ण अवसर। यहाँ हिंदी मीडियम से परीक्षा में टॉप करना गौरव की है बात। और जिन्होंने लहराया परचम वो यूपीएससी टॉपर्स हैं आज हमारे साथ। आइए उनका स्वागत करें। हमारे साथ आज हैं कृतिका मिश्रा। कृतिका ऑल इंडिया 66 रैंक हैं और हिंदी मीडियम से पहले नंबर पर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कृतिका। हमारे साथ हैं भरत जयप्रकाश मीणा, मूलतः राजस्थान से हैं और इन्होंने ऑल इंडिया हिंदी मीडियम में द्वितीय रैंक हासिल किया है। और वैसे अगर मैं ऑल इंडिया रैंक की बात करूं तो आपका रैंक है 85। बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को कि आपने इतनी बड़ी परीक्षा को उत्तीर्ण किया और आप न केवल अपने माता पिता बल्कि पूरे परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। शुरुआत मैं कृतिका से करूंगी। कृतिका, हिंदी का परचम आपने लहराया, हिंदी में आप अव्वल आई। पहला प्रश्न भी मेरा यही होगा, यूपीएससी में हिंदी क्यों? मेरी पृष्ठभूमि जहाँ तक वो हिंदी से जुड़ी हुई थी। आरंभ से ही हिंदी साहित्य में, हिंदी कविताओं में रुचि रही थी। तो मेरे लिए ये एक किसी भी तरह का द्वंद्व नहीं था कि आपको माध्यम क्या चुनना है। और जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया इस पूरी परीक्षा प्रक्रिया का, तो मुझे लगा कि यहाँ आपकी अभिव्यक्ति मायने रखती है और अभिव्यक्ति हिंदी में मेरी कहीं ज़्यादा बेहतर थी अंग्रेजी की तुलना में। तो हिंदी मेरी मजबूरी नहीं, मेरी मजबूती थी और इसी ध्येय के साथ, इसी एक दृढ़ता के साथ मैंने हिंदी माध्यम के साथ अपनी तैयारी को शुरू किया। बहुत खूब। ये बात मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी कि हिंदी मेरी मजबूरी नहीं मजबूती थी। नो डाउट, बहुत अच्छा आपका फैसला और रिजल्ट आपके सामने। भरत, आपसे मैं जानना चाहूँगी, अगर यूपीएससी की मैं बात करूँ, आपके संघर्ष की, आपके सफ़र की मैं बात करूँगी, लेकिन अगर यूपीएससी की मैं बात करूँ तो हिंदी की क्या महत्वता है? हिंदी का बहुत ज़्यादा महत्व है। मेरी भी जो पृष्ठभूमि है, प्राथमिक शिक्षा हिंदी मीडियम में हुई है और मेरी फैमिली में जो है बैकग्राउंड भी हिंदी का ही रहा है। मेरे फादर हिंदी के लेक्चरर है, तो वहाँ से भी मुझे सपोर्ट मिला इस चीज़ को लेके। और इंजीनियरिंग IIT से बीटेक करने के बावजूद भी मैंने इसी वजह से हिंदी लिया है। कृतिका, चलो इनिशियल लाइफ की बात करते हैं, शुरुआती दौर की। जब आप स्कूल में रही होंगी, कॉलेज में रही होंगी, तो आपकी इनिशियल शिक्षा के दौरान क्या आपने सोचा था कि आपकी जो मंजिल है वो यूपीएससी है? आरंभ से ही मेरे सामने एक चुनौती थी कि घर में मेरे से बड़े कोई बच्ची नहीं थी। तो सभी रिश्तेदारों से लेकर के बृहद परिवार में ये मैंने हमेशा से एक चुनौती के रूप में लिया कि खुद को प्रूफ करना है, चाहे एक क्लास का छोटा सा एग्ज़ाम हो या फिर सपने देखने की बात हो। तो मेरे सामने जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था उस समय, वो था एक IAS ऑफिसर बन करके काम करना। तो उस समय से ही मेरे मन में ये था कि मेरा प्रयास होना चाहिए कि जहाँ तक प्रयास मतलब पहुँचा जा सके वहाँ तक की छलांग मारनी है। तो वहाँ से ही मेरा मोटिवेशन शुरुआत से ही था कि ये प्लेटफॉर्म अगर मिल जाता है तो अच्छा काम किया जा सकता है, खुद को भी प्रूफ किया जा सकता है और साथ में समाज के सामने परिवर्तन की एक नई जो होती है ना चेतना, उसको भी लाया जा सकता है। तो इस वजह से आरंभ से मेरा रुझान इस तरफ था। उस रुझान को आप लगातार फॉलो करती रही और आपने आखिरकार लक्ष्य को प्राप्त किया। भरत, आपने इनिशियल लाइफ में सोच लिया था कि आपको जाना तो इसी तरफ है, लेकिन फिर टेक्निकल एजुकेशन, घर वालों ने कहा कि आप इंजीनियरिंग सर्विसेज में जाइए, आप IRS करते हैं, IRS बन जाते हैं, फिर एक छुट्टी और IAS। क्या है ये पूरा सफ़र? मेरे परिवार में एक्चुअली जो है पढ़ाई को लेके बहुत अच्छा माहौल था। मेरे पापा जो है टीचर है, हिंदी के लेक्चरर है। तो इनिशियली मेरा सपना था कि मैं एक इंजीनियर बनूं और मैंने ये सुना था, फैमिली में जब बातचीत होती थी तो ये पता लगा था कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं। और जब CSET नया नया आया था 2012-13 के आसपास, तो CSET स्पेशली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं
उनको बहुत फ़ायदा मिलता है उसमें। तो इस वजह से इंजीनियरिंग के थ्रू जो है मैंने जो यूपीएससी का रास्ता जो है तैयार करने का निश्चय किया, और इसी वजह से मैंने फिर बीटेक किया आईआईटी से। और उसके बाद फिर जब लास्ट ईयर मुझे आईआरएस मिला, तो क्योंकि जब एक बचपन से सपना था कि आईएएस ही बनना है, हर कोई जो है आईएएस को लेके इस तैयारी को स्टार्ट करता है, तो उस वजह से मैंने फिर एक बार और एक अटैम्प्ट और देने का सोचा, और इस बार मुझे आईएएस मिल जाएगा। उसके लिए प्रिपरेशन आपने दोबारा की, आपने दोबारा से एग्ज़ाम दिया। आईआरएस बनने के बाद आपने जॉब ज्वाइन कर ली थी। बहुत से लोग होंगे जो एक बार जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, जिन्हें लगता है वो अपनी रैंक में बेहतरी कर सकते हैं, और अगर वो आईएएस बनना चाहते हैं तो उसके लिए एक प्रयास और कर सकते हैं। ऐसे में वो ज़रूर प्रोसेस जानना चाहते होंगे। आईआरएस बनने के बाद आपने जॉब ज्वाइन की, तो उसके बाद क्या आप लीव पे गए, आपने जॉब ज्वाइन नहीं की, क्या किया आपने? मैंने ज्वाइन करने के बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव का एक प्रोविज़न होता है जो सर्विसेज में मिलता है, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आप दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि आप एक बार अगर ट्रेनिंग ज्वाइन कर लेते हैं, सर्विस ज्वाइन कर लेते हैं, तो फिर ट्रेनिंग के दौरान आप यूपीएससी का अटैम्प्ट नहीं दे सकते। तो उस वजह से मैंने 1 साल का और जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लेके और एक अटैम्प्ट और देने का निश्चय किया था। जी, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो अटैम्प्ट है, जैसे आपने बताया लीव का, क्या ये सबको मिल जाता है? क्या ये सबके लिए उपलब्ध होता है? और ये कब और किन शर्तों पे मिलता है? ये मैम कुछ ही सर्विसेज में है ये प्रोविज़न है, स्पेशली आईएएस और फॉरेन सर्विस में ये प्रोविज़न नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इंडियन जो आईएएस और फॉरेन सर्विस में अगर अलॉटमेंट होता है, तो वो रिज़ाइन करके ही दोबारा से अटैम्प्ट दे सकता है। बाकी अदर सर्विसेज में अगर आप रैंक इम्प्रूव करना चाहो या आईएएस या आईपीएस के लिए प्रयास करना चाहो, तो उनमें ये सब प्रोविज़न है। बिल्कुल। कृतिका, आपके पास मैं आऊँगी। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे ऊपर एक प्रेशर होता है, एक दबाव होता है परिवार का। आमूमन सामाजिक प्रेशर हमारे पास तब आता है जब हम एक अटेम्प्ट क्लियर नहीं कर पाते, 2 अटेम्प्ट क्लियर नहीं कर पाते, तो लोगों को ये लगने लगता है कि आगे कुछ नहीं होगा तो कुछ और कर लो। आपने एक अटेम्प्ट क्लियर नहीं किया था, उससे पहले आप जेआरएफ क्लियर कर चुकी थी। आप दोनों की एक खास बात यह है कि आप दोनों के जो पिता हैं वो प्रोफेसर हैं। शायद इसीलिए पढ़ाई का एक माहौल भी रहा घर में। ऐसे में जेआरएफ क्लियर होने के बाद परिवार से क्या ये प्रेशर था कि आपको प्रोफेसर तो बन ही जाना चाहिए, आगे आप कुछ करें या ना करें? क्या कभी आपके ऊपर इस तरह का प्रेशर रहा? बिल्कुल, मेरे साथ ये था कि क्योंकि जेआरएफ क्लियर हो गया था, तो बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आ रही थी, यूनिवर्सिटीज़ में वैकेंसीज़ थी जहाँ पर सीधे जा कर के ज्वाइनिंग हो सकती थी। तो परिवार की तरफ से दबाव था कि जा कर के आप कम से कम ज्वाइनिंग कर लीजिए, उसके बाद लीव ले लीजिएगा। लेकिन क्योंकि इस तरफ मेरा प्रीलिम्स हो गया था और उसके बाद फिर मेंस क्लियर हो गया, तो वहाँ मुझे थोड़ा उनको मनाने में आसानी हुई, और मैंने कहा कि इतनी मेहनत में यहाँ तक पहुँचे हैं तो 1 साल लग कर के इस परीक्षा को देना बनता है। तो उस समय फिर पापा मम्मी ने भी सपोर्ट किया और कहा कि 1 साल ये अंतिम प्रयास मान करके अपना पूरा जितना भी एफर्ट है वो दे दो, फिर उसके बाद कहीं ज्वाइन करके अगली तैयारी फिर ज्वाइनिंग के बाद ही शुरू कर। लेकिन ईश्वर की कृपा से इस बार पूरी मेहनत 1 साल की मेरी रही और इस बार सिलेक्शन हो गया। ये सेकंड अटेम्प्ट था जिसमें जी, आपका क्लियर हुआ। जी। पहले अटेम्प्ट में आपने क्या लगा, आपको कहाँ चूक रही? मुझे लगा कि मेरे बहुत सारे अलग से एग्ज़ाम्स चल रहे थे, जैसे कि राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई थी और उत्तर प्रदेश में भी आई थी। तो प्रीलिम्स और मेंस के बीच का बहुत क्रूशियल टाइम पीरियड होता है। उस समय अगर आप पूरी तरह से मेंस को डेडिकेट नहीं करते हैं अपना टाइम, तो कहीं लूप होल्स रह जाते हैं। तो मेरे साथ यही हुआ कि और परीक्षाएं देने के कारण वो 3 महीने अच्छे से नहीं मेरा यूटिलाइज हो पाया। तो मुझे लगा कि अगर पूरे केंद्रण के साथ, पूरी तैयारी के साथ अब मेंस को ही ध्यान में रखा जाए और इसमें थोड़ा कवर अप कर लिया जाए, तो ये परीक्षा आसानी से हो जाएगी। तो उसके बाद मैंने अगले अटेम्प्ट में ध्यान दिया कि और कहीं भी नहीं जाना है और बहुत फोकस तैयारी करनी है पूरे साल भर की। बिल्कुल। अच्छा, तैयारी पर मैं आऊँगी, दोनों से बात करूँगी कि आप लोगों ने तैयारी कैसे की, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो आपको देखकर ये सीखना चाहते होंगे कि हम कौन सा पाथ अपनाएं। लेकिन हाल ही में आप लोगों की मुलाकात उपराष्ट्रपति जी के साथ हुई, ये मुलाकात कैसी रही? बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस था और सर ने हिंदी माध्यम से ये सफलता प्राप्त हुई है ये जान करके हम लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। उन्होंने ये भी बताया कि हिंदी और जो भारतीय भाषाएं हैं वो लास्ट माइल सर्विस डिलीवरी के लिए बहुत आवश्यक हैं, क्योंकि आप प्रशासन में या शासन में जन सहभाग तभी सुनिश्चित कर सकते हैं जब प्रशासन और शासन की भाषा वही हो जो जनता की भाषा है। तो ऐसे में हिंदी को लेकर के उन्होंने हम लोगों को बहुत प्रोत्साहित किया
और जीवन भर जहाँ भी जाना है वहाँ की भाषा को अपना करके, वहाँ के संस्कारों को अपना करके किस तरह से स्वयं को उस माहौल में ढाल लेना है और जनता से संपर्क को एक नए लेवल पर लाना है, तो उसको लेकर के उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया। बिल्कुल। आपके साथ किस तरह से उन्होंने कन्वर्सेशन किया, क्या बातें हुई आपकी इस दौरान? जब मैंने उनको बताया कि मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ तो बहुत खुश हुए और उन्होंने जो है थोड़ी अपनी जर्नी शेयर की और जो मुझे उनके बारे में कुछ पता था कि किस प्रकार वो एक किसान परिवार से जी। जो है वहाँ से बिलोंग करते हैं और देश के सर्वोच्च पदों में से एक उपराष्ट्रपति के पद तक पहुँचे हैं। तो ये चीज़ सिखाती है कि कैसे इतने बड़े पद पर पहुँचने के बाद भी आप ज़मीन से जुड़े रह सकते हैं। और उन्होंने मुझे भी यही सलाह दी कि आप भी एक किसान परिवार से टीचिंग जो है आपके फादर करते हैं और टीचर्स का जो है बैकग्राउंड है मेरे परिवार में। तो उन्होंने कहा कि आप बस इसी चीज़ को ध्यान रखना कि आप कहाँ से आए हैं और आप जो है जनता से जुड़े रहने का प्रयास करना। और चूँकि मैं गांव से बिलोंग करता हूं तो ये चीज़ मुझे उनसे ये चीज़ मैंने उनसे सीखी है कि किस प्रकार से आप चाहे कहीं भी पहुंच जाओ, बट जो आप ज़मीन से जुड़े रहना बहुत ही आवश्यक है अगर आप आगे और सफलता पाना चाहते हैं तो। बिल्कुल। और इस दौरान आप उनके साथ लंच पर भी गए, कुछ खास पल आपने उनके साथ साझा किए होंगे, क्या कुछ वो बातें रही जब आप उनके घर पर गए? उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि जाते ही जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे थे कि ये दुगनी खुशी की बात है, तो अभी खाने के बाद हम लोग डबल फ्लेवर की आइसक्रीम्स खाएंगे। तो उन्होंने वो आइसक्रीम्स मंगाई, वो होममेड आइसक्रीम्स थी और वो मैम ने खुद वहाँ पर जो फ्रूट्स थे उससे बनाई थी, किसी तरह का आर्टिफिशियल उसमें कलर वगैरह नहीं था। तो सर ने हम लोगों को वो दी और कहा कि आप दोनों को मिक्स करके खाइए। तो 2 फ्लेवर की आइसक्रीम्स हम लोगों ने साथ में खाई। भरत? उन्होंने उपराष्ट्रपति सर ने स्वयं जो है सर्व करके दी थी आइसक्रीम, तो एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। और इतने बड़े जो सर्वोच्च पद पर जो बैठे हैं वो, तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और जो हंसी मजाक हुआ था बीच बीच में कि मैं भी राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, और जब मैंने बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा संभावना है कि राजस्थान कैडर ही मिलेगा, तो उन्होंने कहा फिर तो आपको तो दोगुनी खुशी है। और राजस्थानी में उन्होंने कहा कि आपकी तो चांदी हो गई। तो ऐसा हंसी मजाक चलता रहा था। बिल्कुल। एक खुशी का एहसास होता है जब हमें लगता है कि जो हमारी मेहनत, जिसके लिए हम लगातार जुड़े हुए थे, जिसके पीछे हम भाग रहे थे, जो हमारा लक्ष्य था, जब वो हमें प्राप्त हो जाता है तो एक दुगनी खुशी का एहसास होता है। मुझे लगता है कि वही एहसास आपको इस वक्त हो रहा है। लेकिन बहुत से लोग हैं जो इस एहसास को जीना चाहते होंगे। आपने जिसे जिया है वो अब आप दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं अपनी बातों से। तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, आईआरएस की ट्रेनिंग के बाद, आईआरएस बनने के बाद आईएएस करना कितना मुश्किल था? उसके लिए जो तैयारी थी, क्या कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़े? कैसी रही आपकी वो प्रिपरेशन? कहाँ से आपने इसकी कोचिंग ली या आपने खुद तैयारी की? कैसी आपकी प्रिपरेशन रही? मैंने मुखर्जी नगर में एक निजी संस्थान से कोचिंग की थी और उसी के जो है कुछ क्लास नोट्स थे, कुछ बुक्स थी, उनको मैंने जो है कंपाइल करके अपने पर्सनल नोट्स बनाए थे और उन्हीं को बार बार रिवीजन किया था। जनरली हिंदी मीडियम में ये बड़ी समस्या होती है कि सोर्सेज क्या होने चाहिए, तो उसको लेके बहुत ज़्यादा, क्योंकि यूपीएससी अब बहुत ज़्यादा स्मार्टनेस का गेम हो गया है सच बताएं तो, और बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बट एक ही रिसोर्सेज को बार बार पढ़ के आप एक ही पॉइंट को कैसे अलग अलग जगह यूज़ कर सकते हो, उसको अपनी लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हो, वो चीज़ बहुत ज़रूरी हो गई है। यही वजह है कि बहुत ज़्यादा लोग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अटैम्प्ट में सेलेक्ट हो रहे हैं। और अगर लास्ट ईयर मुझे जब आईआरएस मिला था तो उससे पहले एक मोटिवेशन था, क्योंकि मेरे पास कोई जॉब नहीं था, तो कि एक सरकारी जॉब चाहिए या फिर यूपीएससी में सेलेक्ट होना है। बट आईआरएस मिलने के बाद एक वो मोटिवेशन था, कॉन्फिडेंस था कि मैं जब कर सकता हूँ बहुत ज़्यादा। और जो एक्सपीरियंस थे लास्ट ईयर सिलेक्शन के कि कहाँ मैं कमी रही, कहाँ मैंने गलतियाँ की, उन गलतियों से मैंने सीखा और जिन गलतियों से सीखा उनको फिर मैंने अप्लाई किया, जो कमियाँ रही उनको इस बार सुधारा, तो उसी का नतीजा है कि मुझे इस बार अच्छी रैंक मिली। कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस भी था और डर भी खत्म हो गया था। बिल्कुल। कि अब जो रिजल्ट आएगा वो होगा, देखा जाएगा, लेकिन मेरे पास कुछ अभी है, एटलीस्ट मैं आईआरएस हूँ। कृतिका, आपने कोई कोचिंग नहीं ली, आपने घर पर रहकर पढ़ाई की। घर पर रहकर यूपीएससी क्लियर करना कितनी बड़ी चुनौती है ये, क्योंकि आपको कोई ऐसी कोचिंग नहीं मिल रही और लोगों के मन में ये बात बैठ चुकी है कि जब तक हम कोचिंग नहीं लेंगे हम लोग ये परीक्षा पास नहीं कर सकते। ऐसे में आपने उसके उलट घर पर रहकर तैयारी की और आप हिंदी मीडियम टॉपर हैं। मैम, ये सबकी पर्सनल स्थिति पर भी निर्भर करता है कि किसी का लेवल क्या है। मेरे लिए ये आवश्यक था
कि मैं अपनी तैयारी करूं किसी संस्थान में जा कर के 2-3 घंटे की क्लास करने की बजाय। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है, तो फिर आपको क्लासेस की उतनी आवश्यकता नहीं होगी। और वर्तमान में जिस तरह का ऑनलाइन सामग्री उपलब्धता बढ़ रही है, लगातार डिजिटल मीडियम्स का यूज़ करते हैं हम, तो वो जो गैप है वो कहीं ना कहीं फिल हो रहा है कि आपको दिल्ली आकर ही अपनी तैयारी करनी होगी, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो मेरा प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही स्तरों पर घर पर ही रह कर के पूरी तैयारी हुई है। और मैंने जहाँ से भी जो भी ऑनलाइन सोर्सेज उपलब्ध थे उनका भरपूर प्रयोग किया है। और घर में जब आप तैयारी करते हैं तो एक फैमिली का सपोर्ट तो हो ही जाता है, क्योंकि ये इमोशनल स्ट्रेंथ भी यहाँ आवश्यक होती है यूपीएससी की पूरी तैयारी के दौरान। तो अगर आप घर में तैयारी करते हैं तो वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट रहता है आपके साथ। तो ये भ्रांति अब टूटनी चाहिए कि ऑनलाइन माध्यमों के साथ आप तैयारी करते हैं तो आपको तब भी किसी तरह की इस तरह की फिजिकल कोचिंग में जाकर के तैयारी करनी होगी। आप आसानी से घर में बैठ करके डिजिटल मीडियम्स का यूज़ करिए। बिल्कुल। अच्छा, दोनों से ये बात मैं जानना चाहूँगी, स्टडी प्लान आपका कैसा रहा? स्ट्रेटजी आप लोगों ने क्या अपनाई? आप लोग कितने घंटे पढ़ाई करते थे? क्या आप कंटिन्यू बैठते थे? आपका वो जो पूरा स्केड्यूल था दिन का, वो क्या था? एक हमारे पास नैरो टारगेट्स होते हैं और एक वाइड टारगेट्स होते हैं। तो ये कोशिश करें कि जब भी आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो आप शुरुआत से 1 साल की तैयारी अपने दिमाग में बैठा लें कि हाँ 1 महीने में इतना कवर करना है, फिर अगले 3 महीने में इतना पोर्शन कवर करना है। तो इस तरह की एक साल भर की रणनीति तैयार हो जाती है। उसके बाद आप सलामी स्लाइसिंग एक होता है, बहुत बड़े टारगेट को छोटे छोटे टारगेट्स में तोड़ देना। तो उसी तरह से आप अपने टारगेट्स को छोटा करके फिर उसको मंथली, वीकली और फिर लास्ट में डेली शेड्यूल अपना तय कर सकते हैं। तो इसी तरह से मेरा भी था। अगर महीने भर में जितना भी मुझे कवर करना होता था उसको मैंने डेली टारगेट्स की तरह तय कर लिया और फिर डेली उन टारगेट्स को पूरा करने का भी प्रयास किया। कितने घंटे पढ़ना है ये ज़्यादा आवश्यक नहीं है, आवश्यक ये है कि आप अपने टारगेट को पूरा कर ले जाएं। और इसके लिए भी आपको लगातार बैठना है ऐसा नहीं है। कई लोग ऐसा भी बोलते हैं यूपीएससी की तैयारी करने वाले 16 घंटे उठते नहीं, लेकिन ये सत्य नहीं है। आप ऐसा कर सकते हैं कि पोमोडोरो के सेशंस होते हैं, तो आप 50 मिनट का एक सेशन लगा लीजिए, फिर 10 मिनट्स का ब्रेक ले लीजिए। इस तरह से आप कंसंट्रेटेड भी रहेंगे और थोड़ा ब्रेक मिलता रहेगा तो दिमाग को ताजगी भी रहेगी। तो इस तरह से आप डेली अपना टारगेट पोमोडोरो टेक्निक के ज़रिए पूरा कर सकते हैं। कोशिश ये करनी है कि जब आपका डेली टारगेट हो जाए उसके बाद PYQs जो होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनका बहुत महत्व है यूपीएससी की जर्नी में। तो कोशिश करिए कि रात को एक बार आप जो भी टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड PYQs देख लीजिए और सिलेबस को हमेशा अपने सामने रखना है। पूरी स्ट्रैटेजी के दौरान, तैयारी के दौरान, पेपर लगाते हुए आपको सिलेबस के की पॉइंट्स को बहुत अच्छे से फॉलो करना है, तो वो आप हमेशा अपने साथ रखें। PYQs की आपने बात की, क्या लगता है रेपिटेशन होती है? कुछ मिलता जुलता सवाल आता है या फिर एंटायरली डिफरेंट होता है? नहीं, बिल्कुल रिपीटिशन होता है और थीम्स का रिपीटिशन होता है। यूपीएससी में आने से पहले आप ये कोशिश करिए कि PYQs का अच्छा एनालिसिस, मतलब 6-7 दिन आप बैठ करके केवल PYQs ही देख लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी स्ट्रैटेजी भी अच्छी बन जाएगी, आपकी तैयारी भी स्ट्रीमलाइन चलेगी। तो PYQs जैसे एक एग्जाम्पल है, 2013 के आसपास एक स्टेटमेंट था, उसमें लिखा था कि वायरस क्या किसी आर्टिफिशियल मीडियम में कल्चर हो सकता है या नहीं। और जब मेरा प्रीलिम्स था 2021 का तो उसमें सेम स्टेटमेंट फिर से आ गया था। और थीम्स की तो बात ही अलग है, क्योंकि थीम्स तो लगातार रिपीट होती हैं। अगर बुद्धिज्म है तो वो कई बार प्रीलिम्स में लगातार आ रहा है। तो आप इस तरह से थीम्स को पकड़िए और PYQs का अच्छे से एनालिसिस करिए तो आपकी तैयारी बहुत आसान हो जाएगी। बिल्कुल। भरत, आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी? क्योंकि आप कोचिंग भी ले रहे थे, कोचिंग से भी आपको गाइडेंस मिलती थी। ऐसे में जैसा कि कृतिका ने बताया कि कई लोग तो ये कहते हैं कि 16 घंटे 18 घंटे पढ़ाई होती है। मैंने भी यही सुना है। अगर कोई बच्चा 18 घंटे पढ़ाई कर रहा है तो इसका मतलब वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। ये एक कंटिन्यू स्टेटमेंट बन चुका है कि यूपीएससी के बच्चे तो उठते ही नहीं हैं, वो लगातार पढ़ते ही हैं। क्या आप ऐसा करते थे या बीच बीच में कोई हॉबीज़ और शौक आप पूरे करते रहे और आपका भी एक सेट स्केड्यूल रहा पढ़ाई का? ये एक सबसे बहुत बड़ा मिथ है कि 16 से 18 घंटे पढ़ाई करते हैं। और जैसा कि कृतिका ने बताया कि इस तैयारी के दौरान आप घंटे नहीं गिनते हैं, आपको सिलेबस देख के आपको अपने टारगेट्स पूरे करने होते हैं। मेरा भी यही प्लान रहता था कि कुछ शॉर्ट टर्म टारगेट रहते थे, कुछ लॉन्ग टर्म, कि अब एग्ज़ाम का कितना टाइम बचा है तो उसके अकॉर्डिंग मुझे प्री के टेस्ट लगाने हैं, मेंस के लिए टेस्ट लगाने, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने डिवाइड किया था।
और इस तैयारी में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है कि आपकी सेल्फ स्टडी कितनी ज़्यादा करते हो आप, क्योंकि कोचिंग के बाद भी सेल्फ स्टडी आपको करनी होती है। कोचिंग होने के बाद आपको करंट अफेयर्स खुद से पढ़ना होता है, फिर आपको अपने जो स्टैटिक नोट्स है उनमें ऐड करना होता है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस तैयारी के दौरान जो मैंने सीखा कि इस तैयारी के 4 जो एक तरीके से पिलर्स है, एक तो सबसे बड़ा सिलेबस, दूसरा कि आपके जो पर्सनल नोट्स आप बनाते हैं कोचिंग से या फिर आप वैल्यू एडिशन करके टेस्ट से या फिर करंट अफेयर से, तीसरा है PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और चौथा है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट से आपको अपनी तैयारी का जो लेवल पता चलता है और उससे आपको लगातार जो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं आप, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कंटेंट कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा हम इकट्ठा कर लेते हैं, तो PYQ और सिलेबस उसको बहुत अच्छे से एनालिसिस करके कंटेंट को फिल्टर कर सकते हैं, उसको कंसाइज बना सकते हैं। क्योंकि हर सब्जेक्ट में मैंने ये नोटिस किया है कि 50 से 60-70 टॉपिक ही ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। मतलब हर सब्जेक्ट में 80 to 90% क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से रहते हैं। हर बार 5 से 10% जो क्वेश्चंस है वो नए आते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट इस बार UPSC ने किया है, बाकी ज़्यादातर चीज़ें सेम ही रहती है। और जैसा कि कृतिका ने बताया कि थीम बहुत ज़्यादा रिपीट होती है, तो क्वेश्चन टॉपिक सेम रहता है। जैसे एग्जांपल दूँ तो 5th शेड्यूल का कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है पॉलिटी में, तो हर बार वो चेंज होके आता है, बट आपकी अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो वो क्वेश्चन आपसे बन जाता है। बट सीधा अपने रट्टा कर रखा है तो फिर दिक्कत होती है। इसी वजह से आपके अगर फंडामेंटल्स बहुत क्लियर है, यही वजह है कि जिन लोगों के फंडामेंटल्स या बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं वो इस तैयारी में बहुत अच्छा करते हैं। और कई बार ये भी देखा गया है कि स्पेशली बहुत अच्छा परसेंटेज बना है 10th में 12th में, IIT से IIM से BTech किया है या फिर मैनेजमेंट की डिग्री की है, बट वो लोग नहीं निकाल पाते। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये रहता है कि आप उस एग्ज़ाम को समझ ही नहीं पा रहे हैं। वो आपकी जो डिमांड और सप्लाई की जो गैप बहुत ज़्यादा बना हुआ है, तो PYQ और जो सिलेबस है उसको देखते हुए आप अब जो डिमांड सप्लाई का जो गैप है कम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में। आपने प्रीलिम्स का बताया, रिटन आपने क्लियर कर लिया, लेकिन फिर इंटरव्यू का क्या? इंटरव्यू की तैयारी आपने कैसे की? जैसे आपने कहा कि मॉक टेस्ट में आप जाते रहे, क्या कभी ऐसा हुआ कि मॉक इंटरव्यू के दौरान आपसे कोई सवाल पूछा हो उस समय आपके ट्रेनर ने और बाद में वही सवाल हूबहू आपके सामने इंटरव्यू में आ गया, ऐसा आपके साथ हुआ? ऐसा बहुत बार होता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत एक्सपेक्टेड होते हैं। जैसे मेरे से हमेशा ये पूछा जाता है कि आपने इंजीनियरिंग की, आप मैकेनिकल इंजीनियर है, आपने हिंदी लिटरेचर एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट क्यों लिया? तो ये क्वेश्चन दोनों बार रिपीट हुआ है। और भी जैसे डेफ से स्पेशली जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म UPSC फिल कराती है, तो वहाँ से बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट होने की संभावना रहती है। तो मॉक लास्ट ईयर जब मैंने मॉक्स बहुत ज़्यादा दिए थे, तो मॉक में जो फीडबैक होता है कई बार थोड़ा कन्फ्यूज़ कर देता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि अलग अलग जगह मॉक देने से कई बार कुछ नई चीज़ें बताई जाती है, फिर कई जगह बताया जाता है ये चीज़ ठीक है, ये गलत है, तो वो चीज़ थोड़ा भ्रम पैदा करती है। तो इस बार मैंने उस चीज़ को थोड़ा सीरियसली लिया और जो लोग सेलेक्टेड है उनसे बात की, तो उन्होंने बताया कि मॉक्स का कई बार ऐसा होता है कि यूट्यूब वगैरह पर डालते हैं कोचिंग वाले, तो जो कैमरे के सामने मॉक देना होता है तो उसका एक प्रेशर रहता है उस चीज़ का, तो उस चीज़ से बचने के लिए, क्योंकि UPSC में तो एक बहुत ही पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है और कैमरे का ऐसा कोई रहता नहीं है, तो उस चीज़ को एकदम UPSC जैसा माहौल हो, तो उसके लिए हमने इस बार ग्रुप डिस्कशंस बहुत ज़्यादा किए, आपस में एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछे। कृतिका भी हमारे साथ ही थी, तो इस चीज़ का बहुत फ़ायदा हुआ इस बार। और एक जो भ्रांति बनी हुई है कि पर्सनैलिटी टेस्ट को लेके स्पेशली कि किस प्रकार से नंबर्स देते हैं, मुझे हमेशा ये लगता था कि जिस प्रकार का फीडबैक आता था कि मेरे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे कभी इंटरव्यू में, और मुझे एक डर भी लगता था इंटरव्यू को लेके, बट UPSC का एक बहुत ही अलग लेवल है। और इस बार जब मेरे मार्क्स आए तो इस पर मैं खुद भी सरप्राइज हूँ और सब लोग भी सरप्राइज थे कि 198 मार्क्स जो है मुझे मिले हैं। तो आपकी पर्सनैलिटी का मतलब कई बार ये लगा लिया जाता है लोगों द्वारा कि आप कैसे दिख रहे हैं, आप एक 6 फीट के आपकी हाइट होनी चाहिए, आप हष्ट पुष्ट होने चाहिए, आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल और बहुत सारी अदर चीज़ें जो है स्पेशली मॉक्स में बताई जाती है। बट मुझे लगता है कि आप उस 20, 25, 30 मिनट का जो इंटरव्यू होता है उसमें अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, उनको जो क्वेश्चंस है उनको आप कैसे आंसर्स करते हैं, कैसे आर्टिकुलेट करते हैं, वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आपका दिखना या आपका स्मार्ट बनकर जाना या आपका प्रेजेंटेशन, उससे ज़्यादा मायने रखता है आपका कंटेंट, आप क्या शब्द बोल रहे हैं, किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल। जैसा कि आपने कहा कृतिका भी उस समय आपके साथ थी, तो मॉक्स के दौरान आपने कुछ ट्रेनिंग ली थी? मॉक्स के दौरान हम लोगों का ये फोकस रहता था कि पीयर ग्रुप में आपस में ही डिस्कशन हो ज़्यादा, क्योंकि जब मॉक टेस्ट होता है तो उसके बहुत सारे अलग अलग तरह के डायमेंशंस होते हैं जो कवर करने की कोशिश करती हैं कोचिंग्स। तो हम लोगों का ये प्रयास था कि एक दूसरे को ही सजेस्ट करना है कि कहाँ पर गलती हो रही है। तो हमारा अच्छा पीयर ग्रुप था जिसमें IPS थे, IRS थे,
जो सिलेक्टेड थे, तो हम सब ने बैठ करके उसकी अच्छी तैयारी की थी। और मॉक्स से हम लोगों को बहुत सारे ऐसे सुझाव भी मिलते हैं जो फॉलो नहीं करने होते हैं। आपको कितना हंसना है, कितना नहीं हंसना है, इस पर भी कई बार सुझाव आ जाता है। तो इस तरह की भ्रांतियों में नहीं पड़ना चाहिए। आप जैसे हैं वैसे ही सहजता के साथ बोर्ड के सामने जाइए। सामने बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पैनल बैठे होते हैं और उनको कतई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी अपीयरेंस कैसी है या आप कितना हंस रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उनको आपकी पर्सनालिटी जज करनी है। ये गजेट में भी साफ साफ लिखा होता है कि इंटरव्यू नहीं है, एक पर्सनालिटी टेस्ट है। तो वो सिचुएशंस आपको दे सकते हैं, आपकी ओपिनियंस जान सकते हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अच्छा, एक सवाल मैं आप दोनों से एक साथ करना चाहूँगी। जिस दौरान आप इंटरव्यू दे रहे थे, कई सवाल पूछे होंगे, कई तरह के सवाल पूछे होंगे, कुछ घुमावदार रहे होंगे। तो अगर मैं पूछूं सबसे टेढ़ा या घुमावदार सवाल आपके लिए कौन सा रहा? सबसे ज़्यादा एक जो क्रिमिनल रिफॉर्म की बात हुई थी और एनकाउंटर से उसको जोड़ करके, तो बहुत सारे उसमें क्रॉस क्वेश्चंस भी आए थे। तो सर ने लगभग 5 मिनट तक वो बातचीत की थी और उसमें यूपी स्पेसिफिक पुलिस रिफॉर्म्स की भी बात हुई थी। तो वो उन्होंने थोड़ा कठिन परिस्थिति बनाने का भी प्रयास किया था उस समय। तो उसको मुझे लगता है मैंने अच्छे से टैकल किया और वो एक पॉजिटिव पॉइंट था मेरे पूरे इंटरव्यू का। तो मुझे लगता है उसका इम्पैक्ट अच्छा गया होगा। जी, आपसे भरत? मैम, जैसा कि मॉक्स में देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा ग्रिल किया जाता है या फिर क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं, तो यूपीएससी में बहुत ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चंस नहीं होते हैं, बहुत ही रेयर ऐसा होता है। मेरे साथ 1 या 2 सवाल में ऐसा हुआ होगा। तो लास्ट ईयर मेरे साथ ऐसा हुआ था कि क्रिकेट पे एक सवाल था कि आपकी फेवरेट क्रिकेटर कौन है, तो प्रेजेंट टाइम में आपकी फेवरेट क्रिकेटर कौन है। तो मैंने न्यूजीलैंड के एक क्रिकेटर है केन विलियमसन, उनका नाम लिया था। तो उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन किया कि विराट कोहली या फिर पाकिस्तान के बाबर आजम क्यों नहीं है। तो मैंने कहा सर वो भी बहुत अच्छे क्रिकेटर है बट मेरे फेवरेट वो है। तो उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ कि बाबर आजम का फेवरेट शॉट कौन सा है, वो आईपीएल में क्यों नहीं खेलते। तो ऐसे फंसाने का प्रयास किया था बट मैंने ठीक ठाक हैंडल किया था। कैसे आपने हैंडल किया, क्या कहा आपने? मैंने कहा, उन्होंने जैसे पूछा कि आपका जो उनका बाबर आजम का फेवरेट शॉट कौन सा है, तो मुझे नहीं पता था बट मैंने के कवर ड्राइव ऐसे बोल दिया था और बाद में आके देखा कि वो सही था। और एक सवाल ये था कि आजकल जो आईपीएल में कुछ प्लेयर्स बहुत अच्छे प्लेयर्स है बट प्राइस टैग की वजह से अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने कहा सर प्राइस टैग का डेफिनेटली एक प्रेशर होता है और क्योंकि प्राइस टैग आपकी जो वैल्यू डिसाइड करता है आईपीएल में, तो इस वजह से कई बार उनको लगता है कि उस वैल्यू को डिसाइड करने के लिए अच्छा करना बहुत ज़रूरी होता है। तो कई बार एक पॉजिटिव भी काम करती है वो चीज़, तो कई बार जब नेगेटिव अगर वो चला जाता है तो नुकसान पहुंचाती है। तो यही वजह रही, तो ऐसे मैंने ठीक ठाक। बिल्कुल। तो ये तो हुई आपकी इंटरव्यू की तैयारी, आपके प्रीलिम्स की तैयारी, एग्ज़ाम की ओवरऑल तैयारी। इसके अलावा जैसे आपने कहा कि आपने कोचिंग ली, आपने घर पे पढ़ाई की, आपने उसके बाद जो आपस में एक ग्रुप बनाकर एक दूसरे को ग्रिल करने की कोशिश भी की ताकि आप अच्छे से जान सकें, आप अच्छे से समझ सकें और इंटरव्यू में बेहतर परफॉर्मेंस दे सकें। इसके अलावा और क्या चीज़ें रही जहाँ से आपको मदद मिली, जहाँ से आपने और कुछ ग्रैब किया, इन्फॉर्मेशन मिली और उसके बाद वो आपकी इस स्टेज तक हेल्पफुल रही? आपसे पूछूंगी कृतिका। मुझे लगता है कि ये पूरा जो 1 वर्ष की तैयारी होती है यूपीएससी की, वो सिर्फ 1 वर्ष की नहीं होती है। आप शुरुआत से ही तैयार हो रहे होते हैं कहीं ना कहीं ऐसे प्लेटफॉर्म पर काम करने के लिए। तो शुरुआत से ही मुझे जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के माध्यम से जो कॉन्फिडेंस मिला या फिर एक एक्सपोजर मिला, उसने मुझे यूपीएससी की पूरी तैयारी में बहुत सहायता की है। आपको भरत? मैम, इस तैयारी में ऐसा रहता है कई बार कि कुछ एक्सपीरियंस, बट लास्ट ईयर जब मुझे आईआरएस अलॉट हुआ था तो उसके बाद से मेरे कुछ फ्रेंड्स बन गए थे लास्ट ईयर मेंस के दौरान, जो कि स्टेट सर्विसेज में थे ऑलरेडी। तो उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट अलग था, तो वैल्यू एडिशन के लिए जैसे संस्कृत के श्लोक उन्होंने कुछ मुझे बताए थे। ऐसे में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं थे लास्ट ईयर, तो उन्होंने ऐसे चेक किए मेरे। तो 4-5 लोग हम ग्रुप में थे, तो उसमें से 3-4 लोग इस बार सेलेक्ट हुए हम। तो ग्रुप स्टडी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, स्पेशली मेंस के टाइम पे। अच्छा, ये तो बात हुई तैयारी की। अब मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि कुछ हल्के फुल्के पल होते हैं हमारी ज़िंदगी के, हमारे भी कुछ शौक़ होते हैं। जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, पढ़ाई के अलावा भी उनके कुछ शौक़ रहते होंगे, कुछ हॉबीज़ होती होंगी, क्योंकि कंसंट्रेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। आप दोनों अपनी पढ़ाई में एकाग्रता बना पाएँ, इसके लिए आपने अपने आप को कैसे तैयार किया? कंसंट्रेशन के लिए आप क्या करते थे? मेरी हॉबीज़ कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं थी, कॉमन हॉबी थी, जैसे क्रिकेट खेलना, मूवीज़ देखना। तो
मेरे पास स्पेशली लास्ट ईयर IRS मिलने के बाद नेटफ्लिक्स में देखता था, तो जब भी मैं डिमोटिवेटेड फील करता था या तो फ्रेंड्स से मिलता या फिर फैमिली से बात करता, घर पे बात करता या फिर मूवी देखता था। स्पेशली वॉर थ्रिलर जो मूवीज़ है हॉलीवुड, वो मुझे बहुत पसंद है, तो उनसे 2-3 घंटे देखी फिर मूड ठीक हो जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ हॉबी भी ज़रूरी होती है इस तैयारी के दौरान, क्योंकि हॉबीज़ जब आप डिमोटिवेट फील करते हो और आपको लगता है कि यार नहीं हो पाएगा, तो हॉबीज़ उस टाइम पे, क्योंकि कुछ घंटे या कुछ पल ऐसे होते हैं बस उनको आपको सहना होता है, फिर वापस से आप, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन जो है सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी बहुत है, ज़रूरी है। लेकिन एक कंसंट्रेशन बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी है। आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, कभी आपका मन नहीं करता कि नहीं आप नहीं पढ़ सकते, और ऐसे में कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है, एकाग्रता। उस एकाग्रता को कैसे मैनेज किया जा सकता है? एकाग्रता को मैनेज करने के लिए ज़रूरी है कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है आजकल। तो सोशल मीडिया से दूर रहने के लिए मेरा यह प्रयास रहता था कि स्पेशली 4-5 साल से मैं सोशल मीडिया से थोड़ा कटा हुआ था, कोई पोस्ट वगैरह नहीं की, और बहुत ज़्यादा मैं जब लाइब्रेरी बैठता, पढ़ने बैठता, तो फ़ोन मैं रूम पे छोड़ के जाता था, और जो भी मुझे स्पेशली अगर तैयारी कुछ हेल्प चाहिए या फिर कुछ देखना होता मोबाइल में, तो मैं रूम पे जाके देख के और वापस से वहीं रख देता था। तो इससे मुझे बहुत हेल्प मिली कि एटलीस्ट डेली 1-2 घंटे जो वेस्ट होते हैं सोशल मीडिया पे, वो मेरे बच गए, तो उसका ओवरऑल सेल्फ डिसिप्लिन, आपने जो खुद को एकाग्र बनाने के लिए एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जी, ये बहुत ज़रूरी है और आपने इसे अपनाया भी। कृतिका, मैं आपसे जानना चाहूँ, कंसंट्रेशन हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में ज़रूरी हैं, जैसे कि कंटिन्यू हम पढ़ाई नहीं कर सकते, हमारे कुछ शौक़ होते हैं, हमारी कुछ हॉबीज़ होती हैं जिन्हें हम जीते हैं, वो बहुत ज़रूरी भी हैं। उसके साथ साथ कंसंट्रेशन बनाए रखना भी ज़रूरी है, तो उन दोनों का सामंजस्य आपके जीवन में कैसे आया? कंसंट्रेशन के लिए श्री कृष्ण ने भगवत गीता में एक श्लोक में बहुत अच्छा लिखा है, कहा है, उन्होंने लिखा है कि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इंद्रिय निग्रह और अभ्यास, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी प्रज्ञा को प्रतिष्ठित कर देती हैं, और प्रज्ञा की प्रतिष्ठा होने का ही अर्थ है कि आप एकाग्र हैं एक स्थान पर। तो आप इंद्रिय निग्रह रखिए और डिस्ट्रैक्शंस से दूर रहिए, साथ में इस चीज़ का अभ्यास करते रहिए, तो वो अभ्यास की जो तलवार होती है उसमें धार रहेगी, तो आपकी एकाग्रता बढ़ती रहेगी। कोशिश, जैसे मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि अभ्यास कैसे करना है, तो आपने एक सेशन लिया, उसमें मान लीजिए 10 बार आपको लगा कि डिस्ट्रैक्शन हुआ, तो आप 10 डॉट्स एक कागज़ में बना लीजिए। तो अगली बार जब आप नेक्स्ट सेशन के लिए बैठेंगे तो कोशिश करिए 10 डॉट्स को 5 डॉट्स करना है। तो इसी तरह से पर सेशन ये अभ्यास होता रहा कि डिस्ट्रैक्शन नहीं होना है, सिर्फ जो सेशन है उसमें सिर्फ पढ़ाई करनी है। तो ये अभ्यास करते करते अपने आप ही एकाग्रता की वो स्थिति भी आ जाती है जब समय का पता भी नहीं चलता, आप बस पढ़ते चले जाते हैं। तो और इसके अलावा जो हॉबीज़ हैं वो निश्चित रूप से जब आप इतनी एकाग्रता के साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो एक दिन ऐसा आता ही है वीक में जब लगता है कि अब अब पढ़ाई नहीं होगी, तो उस दिन आप जो भी हॉबी है उसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे मेरे लिए क्रिएटिव राइटिंग था, साहित्य पढ़ना था, साथ में अगर कहीं कोई कार्यक्रम है, वहाँ अगर मंच में संचालन का कार्य मिल रहा है, लोगों से मिलने का अवसर मिल रहा है, तो वो मेरा प्रयास रहता था कि वो करना है। मतलब आपकी हॉबी थी कि 6 दिन आपको पढ़ाई नहीं करनी तो आपको 7वें दिन पढ़ना ही है। जी जी। माने कि आपने साहित्य को खुद में और खुद को साहित्य में एक कर लिया था। चलिए, अब बहुत से ऐसे छात्र होंगे जो यूपीएससी में उत्तीर्ण होना चाहते होंगे, एक उम्मीद भरी निगाह से आप लोगों को देख रहे होंगे कि आप उन्हें कुछ टिप्स देंगे, तो आप उन्हें क्या टिप्स देना चाहेंगे? भरत, मैं आपसे जानना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये कहूँगा कि जो भी आपके रिसोर्सेज है उनको लिमिटेड रखिए, और पीवाईक्यू और सिलेबस देख के उनको फ़िल्टर करते रहिए, कंसाइज कीजिए और कंटिन्यूटी बनाए रखिए, क्योंकि इस एग्ज़ाम में कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप 2 या 3 दिन से ज़्यादा गैप लेते हैं तो चीज़ें आप भूलने लगते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पढ़ाई को यूपीएससी की तैयारी में आप घंटे देख के पढ़ाई मत कीजिए, आप सिलेबस देख के अपने टारगेट्स जो है उनको पूरा करने का प्रयास करिए, और टारगेट स्टार्टिंग में कोशिश करिए कि आप छोटे टारगेट रखें, क्योंकि आप उन्हें अचीव करेंगे तो एक मोटिवेशन मिलेगा आपको, तो उस चीज़ का ध्यान रखिए। और सोशल मीडिया जैसे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए, कोशिश कीजिए कि कम से कम यूज़ करें, और जब भी यूज़ करें तो कुछ ऐसा देखें कि आपको तैयारी में हेल्प मिले। और अपने जो है यूपीएससी की तैयारी की एक सबसे अच्छी बात यह है कि जो आपका बेसिक नॉलेज है, जो आपने अपने अनुभव से सीखा है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो भी आप गलतियाँ कर रहे हैं उनको रिपीट नहीं करें, कोशिश करें कि उन गलतियों को सुधार करें और लगातार इम्प्रूव करते रहे खुद को, और
फैमिली के टच में रहे, फ्रेंड्स जो अच्छे फ्रेंड्स बनाए जो आपको इस तैयारी में मदद कर सके, और अपना पीयर ग्रुप कोशिश करे कि छोटा ही रखे जो कि इस तैयारी में हेल्पफुल रहे। तो बस लगातार जो है कंटिन्यूटी के साथ तैयार रखिए, और रील से मोटिवेशन मत लीजिए और सेल्फ मोटिवेट रहिए। तो सेल्फ मोटिवेशन ये जो इस तैयारी में 2 साल 3 साल 4 साल आपको सस्टेन कर पाएंगे आप। तो ये आपने बहुत अच्छी बात बोली, रील से मोटिवेशन ना लीजिए, रियल रहिए, रियल मोटिवेशन बनाइए और फिर आपकी रियल दुनिया बनाएगी। बिल्कुल। ये मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी। कृतिका, मैं आपसे जानना चाहूँगी, हिंदी मीडियम के तमाम छात्र जो सफलता हासिल करना चाहते हैं उनके लिए आपकी क्या टिप? सबसे बड़ी समस्या हिंदी माध्यम के साथ एक तो अध्ययन सामग्री को लेकर है और दूसरा स्ट्रेटेजी को लेकर भी है। तो कोशिश ये करिए कि अध्ययन सामग्री जहाँ से भी लेनी है वो बेस्ट होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपने कोई अध्ययन सामग्री का प्रयोग किया और उससे PYQs नहीं बन रहे हैं तो तुरंत उसको चेंज करने में हिचकिचाइए नहीं, तुरंत उसको चेंज करिए। इसी तरह से स्ट्रेटेजी में आपने कहीं क्लास ली, मान लीजिए आपको लगा कि ये नहीं फ्रूटफुल है ज़्यादा, आपने कोई सब्सक्रिप्शन ले लिया किसी कोचिंग का और आपने ऑनलाइन क्लास देखी, लगा कि इससे नहीं हो पा रहा है तो उसको फिर छोड़ दीजिए, क्योंकि वो फिर अगर आप उसको लेकर के चलेंगे तो लॉन्ग रन में आपको दिक्कत होगी। तो वो जो फ़िल्टर वाली बात है ना, वो हिंदी माध्यम के लिए इस समय बहुत आवश्यक है कि आप फ़िल्टर करिए और बेस्ट को चूज़ करिए, और ये निरंतरता के साथ आता जाएगा। जब आप वर्ष भर तैयारी कर रहे हैं आपको खुद समझ में आने लगेगा कि कहाँ पर समस्या हो रही है, कहाँ आपको बदलाव चाहिए। बिल्कुल। तो इस तरह से जब आप फिल्ट्रेशन के साथ अपनी बेस्ट नोट्स बनाइए और बेस्ट प्रेजेंटेशन दीजिए तो हिंदी माध्यम से भी चयन हो सकता है। और दूसरी बात, नकारात्मकता से दूर रहिए। मार्केट में बहुत ज़्यादा ऐसी नकारात्मक न्यूज़ आती रहती हैं कि हिंदी माध्यम है तो इससे तो कभी चुनाव आपका चयन होगा ही नहीं। तो उससे बच करके आप जितना ज़्यादा मोटिवेटेड रह करके सकारात्मकता के साथ तैयारी कर सकें वो करिए। और ये बात ध्यान में रखिए कि हिंदी माध्यम से परीक्षा को देने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, चयन कम है। ऐसे में आपको संभावना ज़्यादा है कि नकारात्मक ही चीज़ें सुनने को ज़्यादा मिलेगी। तो अगर आप खुद पर भरोसा रखते हैं तो इन नकारात्मक चीज़ों से आप बच सकेंगे। बिल्कुल। अब मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहती हूँ दोनों से। जो व्यक्ति एवरेस्ट फतह करता है वो ये जानता है कि वो उसने कैसे किया है। अगर उससे कोई ये पूछे कि अब मैं एवरेस्ट पर चढ़ाई चढ़ना चाहता हूँ तो आप मुझे गाइड कीजिए, तो वो ये बता सकता है कि एवलांच आएंगे, आपको बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन टेक्निक क्या है। वैसे ही जिसने हिंदी माध्यम में UPSC टॉप किया हो वो ये सबको बता सकता है कि हिंदी में टॉप करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या था? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हिंदी माध्यम की अपनी अभिव्यक्ति पर विश्वास करना। जब आप लेखन वहाँ पर मेंस में आपको आंसर्स लिखने हैं और आप दिमाग में ये बना करके चल रहे हैं कि मेरा आंसर कोई पढ़ेगा ही नहीं क्योंकि अंग्रेजी में नहीं लिखा है, या फिर अंग्रेजी में नहीं लिखा है इसलिए मेरी जो ज्ञान का स्तर है वो कहीं ना कहीं कम आका जाएगा, तो ये जब विचार चलेंगे तो आपका खुद ही प्रेजेंटेशन एक 2M दर्जे का हो जाएगा। तो आत्मविश्वास के साथ अपना प्रेजेंटेशन रखिए। और सिर्फ हिंदी माध्यम नहीं, आपका अगर गुजराती माध्यम है, कन्नड़ माध्यम है, तमिल माध्यम है, जो भी माध्यम है, आप अपनी अभिव्यक्ति पर, अपनी जो भी जानकारियां हैं, जो नॉलेज है, उस पर पूरा विश्वास रखिए। तो आपको स्वयं लगेगा कि आपका प्रेजेंटेशन भी सुधर रहा है, आपके मार्क्स भी सुधर रहे हैं और चयन होगा आपका। भरत, आपको क्या लगता है, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या था? सबसे महत्वपूर्ण इस तैयारी में यही है कि स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होता है, सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कोचिंग करें या नहीं करें, क्योंकि आज देखिए अभी भी ज़्यादातर 50% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई फॉर्मल कोचिंग नहीं ली है। हालांकि हो सकता है कि किसी स्टेज में उन्होंने कोचिंग की हेल्प ली हो, स्पेशली इंटरव्यू में मॉक्स देने के लिए या फिर प्रैक्टिस टेस्ट के लिए। बट अगर नोट्स की बात करें फिर कोचिंग, तो ऐसे लोग बहुत कम हैं। 50% ज़्यादा, आधे से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोचिंग नहीं की है। तो आप ये मान के नहीं चले कि कोचिंग करनी है, कोचिंग बहुत ज़रूरी होती है। ये आप खुद से तय करिए, अपनी स्ट्रेटेजी से डिसाइड कीजिए। जैसे मेरा बैकग्राउंड नहीं था आर्ट्स का या फिर ह्यूमैनिटीज़ का बैकग्राउंड नहीं था, तो मुझे कुछ भी पता नहीं था, इसलिए मुझे ज़रूरत पड़ी इस चीज़ की। पर कृतिका का बैकग्राउंड था, लिटरेचर था इनके, तो इन्होंने नहीं की। तो ये पर्सन टू पर्सन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आप अपने आसपास के जो लोग हैं, अपने पेरेंट्स है या फिर कोई फैमिली में ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से गाइड कर सके, या फिर कोई आपके फ्रेंड सर्किल में या फिर कोई रिलेटिव्स में ऐसा है जिन्होंने इस एग्ज़ाम को अच्छे से दिया है पहले, तो उनसे सीखने का प्रयास करिए। आप अच्छे लोगों से मिलिए और नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, क्योंकि इस तैयारी में
सक्सेस रेट जो रेशियो है बहुत कम है। जी 10 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, 5 लाख एग्ज़ाम देते हैं और फाइनल 1000 सिलेक्शंस होते हैं। तो इस वजह से आप कोशिश करिए कि आप तैयारी को, क्योंकि ये ऐसी एग्ज़ाम है कि इसमें 10 लाख लोग लाइन में लगे हुए हैं और आपको मजबूती से जुटे रहना है इस लाइन में। लगातार खुद को सुधार करना है, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है और आपके जो सोर्सेज है, आपके जो कंटेंट है, उस पर आपको विश्वास रखना है कि मैं कर सकता हूँ। क्योंकि हिंदी मीडियम से अभी भी सिलेक्शंस हो रहे हैं, इस बार भी 50+ सिलेक्शंस हुए हैं। तो जब तक एक भी सिलेक्शंस हो रहा है तो मतलब सिलेक्शंस हो रहे हैं और आपको अपने आप पे विश्वास रखना होगा कि मैं कर सकता हूँ ये चीज़। क्योंकि जब आपको स्वयं को नहीं लगेगा तो फिर मुश्किल होगी आपके लिए। क्योंकि ये एक यूपीएससी का दुष्चक्र कह सकते हैं इसको, कि आप अगर एक बार फंस गए इसमें, चीज़ों को समझ नहीं पाए और बहुत ज़्यादा आपने चीज़ों को उलझा लिया है तो आप फंसे ही रह जाओगे। तो बहुत ज़्यादा क्लियर रहिए चीज़ों को लेके, बहुत कम जो है नोट्स रखिए, अच्छे नोट्स रखिए। जैसा एक कृतिका ने भी कहा कि एक्सपीरियंस के साथ चीज़ों को फ़िल्टर कीजिए, अपने कंटेंट को लगातार इनरिच कीजिए, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, मेंस की, प्री की, अलग अलग प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से उनको जो है चेक कराइए, लोगों से, फ्रेंड्स को दीजिए। तो एक दूसरे को जो हेल्प कीजिए, क्योंकि इस एग्ज़ाम में एक दूसरे अच्छा पीयर ग्रुप है तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है उस चीज़ की। तो बस लगातार कॉन्फिडेंस के साथ आगे डटे रहिए। डटे रहिए मैदान। जी, ये तो आपने बता दिया कि आपके लिए महत्वपूर्ण क्या था। जब हम कोई चीज़ करना चाहते हैं तो हम एक लक्ष्य लेकर चलते हैं और हमारा एक ध्येय भी होता है। अब मैं बात कर रही हूँ उन प्रशासनिक अधिकारियों से जिन्होंने कुछ सोचा होगा कि हम प्रशासनिक अधिकारी बनने के बाद ये करना चाहेंगे, ये बदलाव हम लाना चाहते हैं। तो अब मैं क्या उम्मीद कर सकती हूँ कि मेरे सामने अब 2 भावी प्रशासनिक अधिकारी हैं। आप क्या बदलाव लाना चाहेंगे? भरत। क्योंकि मैं एक गांव से बिलोंग करता हूं और मैंने ये नोटिस किया है कि जो प्रशासनिक अधिकारी है उनका जो ग्राउंड लेवल पे जनता से कनेक्शन बहुत कम होता है, टच में बहुत कम रहते हैं। तो मेरा यही प्रयास रहेगा कि एक तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल रहूं, लोगों से मिलूं ज़्यादा से ज़्यादा, उनकी समस्याएं सुनूं और टाइम टू टाइम जो है लोगों के साथ टच में रहूँ बहुत ज़्यादा, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू या फिर पर्सनली भी मिलने का प्रयास करूँ। दूसरा रहेगा कि हेल्थ, एजुकेशन जैसे जो मूलभूत आवश्यकता है, उनको लोग के जो गवर्नमेंट्स की स्कीम्स है उनको धरातल पे जो है उतारने का प्रयास करूँ और मेरा जो टेक्निकल बैकग्राउंड है, नॉलेज है, उसका यूज़ करते हुए अच्छे से उस डेटा का यूज़ करते हुए लोगों तक पहुंच बना सकूं। तीसरा प्रयास ये रहेगा कि स्पेशली वुमेन रिलेटेड इश्यूज या फिर जो वंचित वर्ग है समाज के, उन तक जो है सरकार की जो कल्याणकारी स्कीम्स है उनको पहुंचा सकूं और वहां से फीडबैक लेने के लिए आवश्यकता है कि जो ग्राउंड लेवल पे जो अधिकारी या कर्मचारी काम करते हैं, जैसे पटवारी हो गया, उन सब के साथ अच्छे से तालमेल रहे, जिससे कि लगातार जो है डेटा ड्रिवन जो है एक फॉर्मेट या फिर डेटा ड्रिवन कंटेंट के थ्रू जनता तक पहुंच सकूं। तो मेरा ये प्रयास है जी। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपने बिल्कुल उस इंटरव्यू के आंसर की तरह नहीं दिया, जो हम सिर्फ ये आंसर सिर्फ इसलिए देते हैं क्योंकि सामने बैठा पैनल हमसे खुश हो सकता है और हमें पॉइंट्स दे सकता है। ये आपने दिल से दिया क्योंकि आपने दिल से ये सोचा और आप ये करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। कृतिका, आप कौन से वो बड़े बदलाव लाना चाहेंगी? सबसे पहले जो पहला क्षेत्र मुझे दिखता है वो नारी सशक्तिकरण का है। विमेन एम्पावरमेंट वो क्षेत्र है जो अभी पूरी तैयारी के दौरान भी पढ़ते पढ़ते एक मन में हो जाता है कि हाँ, इस क्षेत्र में कार्य किया जाना चाहिए। तो ग्रास रूट लेवल पर जहाँ तक देखा जाए, अगर महिलाओं को सशक्तिकरण की कुछ संभावनाएं दिखती हैं, एसएचजीज को आगे बढ़ाया जाता है, तो वहाँ से एक एंटरप्रेन्योरशिप जो है महिलाओं की, वो विलेज लेवल से उठ करके आ सकती है और वो पूरे भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक नींव का कार्य कर सकती है। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि इस क्षेत्र में कार्य करूं। साथ में स्वास्थ्य हो गया महिलाओं का और उनकी शिक्षा हो गई, तो इन सभी क्षेत्रों में एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में कार्य करने का मेरा प्रयास रहेगा। और दूसरा जो क्षेत्र मुझे लगता है कि अब क्योंकि ये अमृत काल है, तो 2047 में भारत एक आर्थिक महाशक्ति बनकर उभरेगा ही, साथ ही ये विश्व का एक सांस्कृतिक केंद्र भी होना चाहिए, एक सांस्कृतिक, जिसको कल्चरल कैपिटल कहा जाता है। क्योंकि मेरा जुड़ाव थोड़ा संस्कृति से रहा है, बहुत सारे मंचों पर मुझे लोगों से मिलने का अवसर मिला, मेरे इंटरव्यू में भी ये एक पॉजिटिव पॉइंट रहा था। और मैम से, मतलब आपसे भी मैंने इंटरव्यू के दौरान जब मास्टर ऑफ सेरेमनीज के बारे में बात की थी, तो वो भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन ही चल रही थी। तो उस क्षेत्र में भी मुझे लगता है अगर कार्य करने का अवसर मिलता है, सांस्कृतिक क्षेत्रों में कुछ अच्छा करने का अवसर मिलता है, तो वो मैं करना चाहूँगी। और उसको टेक्नोलॉजी के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है, जैसे अगर AR या VR का यूज़ करके हम लोग कुछ सांस्कृतिक क्षेत्रों में अच्छा कार्य कर सकें और विश्व के सामने भारत का वो परिदृश्य रख सकें, तो वो मेरा एक विज़न है।
तीसरा क्षेत्र हिंदी को लेकर के है। तो हिंदी भाषा और जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं उस क्षेत्र में अगर कुछ कार्य करने का अवसर मिलता है तो वो मैंने कुछ की पॉइंट्स या की एरियाज़ भी कुछ छांटे हैं जहाँ पर कार्य किया जा सकता है। तो वो अवसर मिलता है तो मैं वहाँ भी कार्य करना चाहूँगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद कृतिका इस सौभाग्य के लिए जो आपने मुझे दिया। मुझे लगता है कि संसद टीवी एक पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग चैनल तो है ही, लेकिन साथ में जो तमाम नीतियां संसद में बनाई जाती हैं उससे जनता को जोड़ने का एक प्रयास भी है और जनता को सरलता से हर चीज़ बताने का एक माध्यम भी। और ऐसे में यदि कोई भी भावी युवा जो एक बड़ा सपना देखता है, यदि उसे किसी तौर पर किसी तरह की किसी मदद की आवश्यकता है और उसमें हम कुछ कर सकते हैं, तो मुझे लगता है हमें वो करना चाहिए, क्योंकि हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों आज इस कार्यक्रम में आए और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सुनहरे भविष्य की। और मैं ये देख पा रही हूँ कि जो आप में जज्बा है, हम अपने देश में बड़ा बदलाव देख सकते हैं, क्योंकि आप जैसे युवा ही हिंदी को प्रचारित करेंगे, हिंदी को प्रसारित करेंगे और साथ ही जन जन तक, जिससे हमारा दिल जुड़ता है जिस भाषा से, उस भाषा की अभिव्यक्ति के साथ आप इस अभिव्यक्ति को माध्यम को और आसान बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ कि हिंदी में हम जीते हैं और हिंदी में हम वार्तालाप करने पर गर्व महसूस करते हैं, आज मुझे सच में बहुत गर्व हो रहा है कि मैंने उन लोगों के साथ साक्षात्कार किया जो संघ लोक सेवा के सफ़र में हिंदी को आगे लेकर जा रहे हैं, हिंदी का परचम लहरा रहे हैं। तो इसी बात के साथ कि होकर मायूस नायूं शाम से ढलते रहिए, जीवन एक भोर है सूरज से निकलते रहिए, एक ही पाँव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर चलते रहिए। इसी संदेश के साथ कि आप जीवन में आगे बढ़ते रहें और निरंतर सफलता को प्राप्त करें। मुझे यानी दीक्षा कोहली को अभी के लिए दीजिए इजाज़त और देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।